कभी सोचा है कि कोई भी समाज अफरा तफरी से निकलकर एक मुनज़्ज़िम, एक ऑर्डरली सोसाइटी कैसे बनता है? ये सफ़र नियमों का है, सिस्टम्स का है और हाँ, सबसे बढ़कर लोगों की अपनी ताकत का है। इस बात को समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालते हैं। एक तरफ पूरा केओस है, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई नियम नहीं, और दूसरी तरफ सब कुछ कितना ऑर्डरली है, राइट? आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये फर्क सिर्फ सड़कों का नहीं है। यही वो बुनियादी फर्क है जो एक कामयाब समाज की नींव रखता है। और इस नींव का सबसे पहला और सबसे जरूरी पत्थर है नियम। जरा सोचिए, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक नियमों से घिरे होते हैं। स्कूल में, घर पर, काम की जगह पर। ये नियम असल में इसलिए हैं ताकि चीजें हर किसी के लिए स्मूथली चलती रहें, बिना किसी टकराव के। और जब हम इन छोटे छोटे रोजमर्रा के नियमों से ऊपर उठकर पूरे समाज को, पूरे देश को चलाने वाले नियमों की बात करते हैं, तो हम असल में शासन या गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो शासन वो कैसे है जिससे कोई समाज चलता है। ये एक तरह का अदृश्य धागा है जो सब कुछ एक साथ बांध कर रखता है ताकि केओस न फैले और सब कुछ व्यवस्थित रहे। तो अगर शासन कैसे है तो सवाल उठता है कि कौन, और वो कौन है? सरकार। सरकार ही वो इंजन है जो शासन की इस बड़ी सी गाड़ी को चलाती है और देश को आगे बढ़ाती है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि शासन कोई दूर की एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, बल्कि वो सारी पब्लिक सर्विसेज हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं। सड़कों से लेकर स्कूलों तक, हमारी सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, ये सब शासन का ही नतीजा है। अब इतने सारे काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इन्हें संभालने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम की जरूरत होती है। इसीलिए ज्यादातर आधुनिक सरकारों को 3 अलग-अलग हिस्सों या अंगों में बांटा जाता है। हर अंग का अपना एक खास काम है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि कानून सही है या नहीं। ये तीनों मिलकर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाते हैं, जिसे शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक अंग जरूरत से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जब साइबर क्राइम जैसे नए जमाने के अपराध सामने आते हैं, तो ये तीनों अंग कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं। पहले विधायिका एक नया कानून बनाती है, फिर कार्यपालिका यानी पुलिस उस कानून के तहत एक्शन लेती है, और आखिर में न्यायपालिका तय करती है कि सजा क्या होगी। देखा, कितना सीमलेस प्रोसेस है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए सिर्फ 3 अंग ही काफी नहीं है। शासन को हर नागरिक तक, हर गली, हर गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार को अलग-अलग स्तरों पर भी काम करना पड़ता है। इसे एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय सरकार जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है। उसके नीचे आती है राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्य को देखती हैं। और सबसे जमीनी स्तर पर काम करती है हमारी स्थानीय सरकार, जो हमारे शहर या गांव की समस्याओं को सबसे पहले सुलझाती है। अब इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए। मान लीजिए कहीं बाढ़ आती है। अगर मामला छोटा है तो स्थानीय सरकार उसे संभालती है। अगर बाढ़ बड़ी है और कई शहरों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार मैदान में उतरती है। और अगर आपदा बहुत बड़ी है तो राष्ट्रीय सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देती है। मतलब जिम्मेदारी अपने आप उस लेवल तक पहुंच जाती है जो संकट को सबसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। तो हमने ये समझ लिया कि शासन क्या है और सरकार उसे कैसे अलग-अलग अंगों और स्तरों पर चलाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे सिस्टम में अंतिम शक्ति, आखिरी पावर किसके हाथ में है? और जवाब है लोकतंत्र में। ये शक्ति सीधे नागरिकों से आती है। डेमोक्रेसी शब्द का मतलब ही है लोगों का शासन। ये वो महान विचार है कि शासक वही होंगे जिन्हें शासित यानी हम और आप जैसे आम लोग चुनेंगे। पर एक मिनट, करोड़ों लोग एक साथ हर एक मुद्दे पर फैसला कैसे ले सकते हैं? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसका जवाब है प्रतिनिधित्व। ठीक वैसे ही जैसे एक क्लास अपना मॉनिटर चुनती है, हम नागरिक भी अपने प्रतिनिधि यानी एमपीज या एमएलएस चुनते हैं, जो हमारी तरफ से देश के लिए फैसले लेते हैं। और जब हम भारत के स्केल की बात करते हैं तो जरा इस नंबर को देखिए। 2024 तक भारत में लगभग 97 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। इतनी डाइवर्सिटी और इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो आखिर में ये सारी बातें
शासन, सरकार के अंग, उसके स्तर और लोकतंत्र, ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे हम एक फंक्शनिंग, नागरिक केंद्रित समाज कहते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस नागरिक केंद्रित समाज में हमारी भूमिका क्या है? भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि एक वाइब्रेंट लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने के बारे में भी है। तो ये पूरा ढांचा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये जानते हुए कि सिस्टम नियमों पर बना है और हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, इस महान लोकतंत्र के भविष्य को आकार देने में